तो मैंने बच्चों को बोला 6:30। ठीक है, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। और सबसे पहले बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि बहुत अच्छा दिन रहे। अभी आप पूजा में जा रहे हैं, प्लीज मेरे लिए भी दुआ किएगा। और मैंने भी आज इसीलिए येलो पहना है, मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि येलो पहनना आज। और मैंने कहा अच्छा अच्छा। ठीक है, मुझे नहीं पता था यार। तो ही सेड, ही कॉल्ड मी एंड सेड तू आज येलो पहनना, आज जो है ना वो बसंत पंचमी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा वो बता दिया। तो सर हमारे लिए भी दुआ किएगा। और वैसे तो हमारे यहाँ बसंत जब नाम आता है तो हमारा ख्याल होता है पतंग वतंग उड़ाने की बारी है। क्या ऐसा ही तो है? वही है, यही है, बसंत का ही है। तो बेसिकली कल्चर से जोड़ दिया जाता था ताकि आप सेलिब्रेट कर सकें हर चीजों को, तो हम्म, बसंत से ही लेना देना है इसका। और इसको बिल्कुल। हमारे यहाँ माता सरस्वती की भी कुछ पूजा करते हैं ताकि आपको ज्ञान मिले और ऐसा करें। हम्म, बसंत पंचमी की क्या एग्जैक्ट अगर आप पूछें कि सिग्निफिकेंस है, तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं, हम लोगों को कुछ बताया ही नहीं गया लाइफ में कि क्या होता है। ये सब हमें पता है कि नहीं कुछ चले, एक होता है। फेस्टिवल है, लोग खुश होते हैं, हाँ। लोग पूजा करते हैं, दुआ करते हैं। दिस इज व्हाट आई फील के यही इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए। और मैं तो हर रिलीजन का फेस्टिवल मनाती हूँ, तो इसलिए मैं आज भी मना रही हूँ। और खैर वो पतंग वतंग तो हमारे यहाँ काफी टाइम से बैन है, क्योंकि वो डोर ऐसी बनाते हैं ना जिसमें शीशा डाला होता है, तो लोग उससे काफी इंजर्ड भी हुए, कई लोगों की जाने गई हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। बट स्टिल जो है बसंत तो मनाई जाती है सर। ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ नहीं होती। लेकिन खैर सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई विश के बहुत अच्छा ये फेस्टिवल रहे और पूरा साल लोगों का बहुत अच्छा रहे। बहुत टेंशन वाली लाइफ लोग गुजार रहे हैं, तो उसमें से निकल पाए। हमारे यहाँ ही देखे सर क्या कुछ हो रहा है, कभी क्या गवर्नमेंट बन रही है, कभी क्या हो रहा है। लेकिन सर आप क्या ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, पहले भी हुआ था, बड़ा लंबा चला था, एक बार फिर शुरू हो गया, क्या वजह है कि बार बार आपके यहाँ जो किसान हैं या जो फार्मर्स हैं वो बाहर आके प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं? जी, इस पे बात करते हैं। मैंने पढ़ा अभी बसंत पंचमी के बारे में, तो आपको बता दूं, बड़ा ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली वसंत पंचमी का मतलब आज से विंटर खत्म हो गया और बसंत यानी स्प्रिंग की शुरुआत हो गई। ठीक है ना, सर ये वो तो सबसे बड़ा। होली भी ऐसे कहते हैं ना, सर्दी होली। नहीं, आज से ये बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन। तो मकर हाँ, संक्रांति जो कि 14 और 15 को पड़ती है, तो मकर संक्रांति का यही है कि सूर्य जो है वो उत्तरायण में जाना शुरू कर देता है, यानी उसका अपना मोशन जो है, सूर्य का जो पोजीशन है वो चेंज होता है। तो जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। तो वो वही है कि नाउ द सन डेज विल स्टार्ट गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, विंटर इज ओवर और चेंज इन सीजन आ रहा है, तो फिर आप उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट करें। दैट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस। फिर उसको कुछ लोकल कल्चर में और भी चीजों से जोड़ दिया गया है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। आइए अब बात करते हैं, आपने पूछा कि किसान आंदोलन के बारे में। ठीक, मुझे नहीं पता इसका आंदोलन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है ना। सबसे नंबर वन कि किसान जो डिमांड रख रहे हैं, मेरे दिमाग में जहां तक मुझे पता है, ये डिमांड रखे जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। चलिए, अगर वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है कुछ प्रोडक्ट, और चूंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड रख सकते हैं कि भाई ये बात करो। मगर वो स्टैट्यूटरी गारंटी की बात कर रहे हैं कि आप इसको लिखित में दे दीजिए कि आप हमें गारंटी देंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। कोई भी साधारण सा बंदा अगर ये समझता है कि लॉ सिर्फ स्टैच्यूट नहीं होता, लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी होता है। तो जब ये शुरू से ही एक कन्वेंशन और प्रैक्टिस कस्टम जो है वो भी एक पार्ट ऑफ लॉ है, तो कोई चीज ऐसे नहीं चेंज की जा सकती है। तो अब अगर कल को कोई ऐसा स्टैच्यूट आ जाए जिसमें यह कहा जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाएगा, तो मुझे ऑब्जेक्शन होगा कि भाई स्टेट जो है वो काम कर रही है। वरना जो मेरी समझ है लॉ की, उसके हिसाब से ये कस्टमरी प्रैक्टिस है। और कल को अगर कोई लॉ स्टेट बना करके और ये कही कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर रहे हैं, तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तब वहां पे कोई बातचीत होगी कि भाई आपने हमारे अधिकारों का हनन कर दिया। अब ये क्यों आए हैं, इलेक्शन का टाइम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि आप कुछ बहुत ज्यादा जिसे कह लीजिए वाइड एंड ओपिनियन आप ले नहीं सकते। आई एम सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ द किसान, मगर
मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये कोई बहुत धरती से जुड़ा हुआ मूवमेंट है, किसानों से जुड़ा हुआ मूवमेंट है। आई फाइंड इट, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं का किसान तो और परेशान नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पंजाब का ही किसान आ रहा है। सो दिस रेजेस अ क्वेश्चन। मैं रहता हूँ महाराष्ट्र, गोवा में, यहाँ भी अच्छा खासा एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जिसको यहाँ पे मैंने तो कोई ऐसा हलचल नहीं देखी, कोई ऐसी परेशानी नहीं देखी, पीपल आर डूइंग देयर वर्क, कोई किसानों में कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये किसान आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता, ये पाकिस्तान, ये पंजाब के किसान का आंदोलन कहा जा सकता है। और यदि उनकी कोई जेन्युइन डिमांड है तो वो सरकार से बैठ के बात करे, वो सरकार से बैठ के नहीं बात करना चाह रहे हैं। तो वो अगर सोचते हैं कि रोड पे आकर के ये डिमांड लोगों की लाइफ को ट्रबल में डाल के, उसमें परेशानियां खड़ी करके, और वो अगर इस डिमांड को पूरा करवा सकते हैं, तो ये तो अब किसान वहां के बताएंगे। मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उनकी डिमांड जेन्युइन है या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब की साइड के जो किसान है वही है, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस देखी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसपे उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि जी अगर नहीं किया तो हम खालिस्तान बना लेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट भी कुछ किसान दे रहे थे, उनकी वीडियोस लगाई। तो मैंने कहा भाई हमारा कोई लेना ना देना, आप हमें घसीट लिया करो हर चीज में, ताकि फिर उसके बाद हमें जो है ना लोग उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दे। तो हालांकि पाकिस्तान का कोई मेरे ख्याल है इसमें रोल होना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो वहां पे खड़े प्रोटेस्ट में जो खड़े, वो पता नहीं कहाँ से खालिस्तान निकाल के ले आए, और फिर उन्होंने साथ ही पाकिस्तान जोड़ दिया, जबकि बात वो अपने कोई राइट्स की, अपनी कोई डिमांड्स की कर रहे हैं। तो क्या इसमें कोई आपको लगता है कि किसी और का भी हाथ पांव सर नाक मुंह कुछ हो सकता है? मैं किधर इशारा कर रही हूँ, कोई कोई लगता है आपको कि कोई किस्म के लोग खालिस्तान मूवमेंट वाले भी इसमें शामिल हैं? खालिस्तान मूवमेंट इज डेड एंड बरीड, ठीक है ना। हाँ, खालिस्तान सही बात। मूवमेंट हमारी पॉलिटिकल गलतियों का नतीजा था। अब पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ चुकी है, वैसी चीजें दोबारा नहीं होंगी। हमारे जो पंजाबी भाई बहन हैं, सिख भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, क्रिश्चियन भाई बहन हैं, वहाँ के सब अपने आप को इंडियन मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत एक लोकतंत्र है, तो कई बार आपको जेन्युइन प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, कई बार आपको हश्ड अप प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। सो let them enjoy their क्या कह दीजिए इसको, their freedom। बट मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान से मोटिवेटेड है या कहीं और से मोटिवेटेड है। नहीं, पाकिस्तान से नहीं, लेकिन जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं तो कनाडा में भी है खालिस्तान ना का सर। उसमें कोई आई डोंट थिंक सो कि खालिस्तानी कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल, इतना बड़ा। लेकिन नहीं बिल्कुल सही, लेकिन गवर्नमेंट आखिर इनको रोक क्यों नहीं पा रही? कई जगह दिल्ली में कहा जा रहा है कि रास्ते अब बंद हैं, लोकतंत्र में है, रोड्स ब्लॉक किए हैं। तो अब होगा क्या? इनकी डिमांड्स मानी जाएंगी या फिर इनको डिमांड्स को तो किसी और रिजेक्ट कर दिया, तरीके से? तभी तो आई है। डिमांड्स को तो रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वो डिमांड रख रहे हैं वो मानी नहीं जा सकती। आप ये कह रहे हो कि हमें मिनिमम समर्थन मूल्य, वो ऑलरेडी लॉ है बाय प्रैक्टिस, ये जिद है। बिकॉज मैं बता रहा हूं ना, कस्टम इज अ लॉ। सर लास्ट टाइम जब आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम जब आए थे बड़े लंबे बैठे थे ये लोग, और फिर अपनी डिमांड्स करवा के ही गए थे। नहीं, वो डिमांड उस समय भी मानी नहीं गई थी, वो भी जेन्युइन डिमांड नहीं थी। जितने एक्सपर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी की, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी कि जो 3 फॉर्म लॉ प्रधानमंत्री मोदी ने लाए थे, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है। सारे एक्सपर्ट्स ने उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सारे, जहां तक जो ये असेसमेंट है कि सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि ये रिफॉर्म आने चाहिए एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। दिस इज द टाइम कि एग्रीकल्चर में जो ये मिडिल मैन है, जो आड़ती हैं, जो और भी सेक्टर है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी। तो एक्ट तो जेन्युइन था। मोदी जी ने उस समय जो है एक्सपेडियंसी के नाते उसको वापस लिया था, क्योंकि उस मूवमेंट में कुछ तो जेन्युइन भी था, किसानों को गुमराह किया गया था। उसके बाद कुछ उसमें जेन्युइन लोग थे और कुछ उसमें ऐसी लोग शामिल हो गए थे जो कि ठीक नहीं था। तो उनकी डिमांड थी कि हम फॉर्म बिल को स्क्रैप करवाएंगे, फॉर्म लॉ को स्क्रैप करवाएंगे। उन्होंने, मोदी जी ने अपना दिल बड़ा दिखाते हुए स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको खत्म कर दीजिए। तो वो फिर दे हैड नथिंग एल्स टू डू कि वो क्या करते हैं। फिर उसके बाद उस पर हुई कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि जब आप कोई सारे क्रॉप नहीं, क्योंकि क्रॉप 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैश क्रॉप, जो पेरिशेबल होता है, जैसे आपने फल, सब्जियां और ये सब जो फूल,
ये सब आप करते हैं तो इनकी एक लाइफ शेल्फ लाइफ होती है, उसके ज्यादा आप रखेंगे खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैश क्रॉप होते हैं। और दूसरा क्रॉप होते हैं वो जो सीरियल से होते हैं, चावल, गेहूं। इसमें क्या होता है, एक तो ये बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, प्लस ये बहुत ज्यादा मुनाफे के वो मतलब बहुत ज्यादा पैसा आपको ला के देते नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट, चूंकि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सिक्योरिटी में लोगों को खाना देना, लोगों को कम दाम पे सब्सिडाइज रेट पे ये हम लोग इसको खाद्यान्न कहते हैं, यानी कि एडिबल जो 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 सीरियल्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पीडीएस है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक्वायर करती है पीडीएस स्ट्रीम के अंतर्गत। मगर पीडीएस तो स्टेट का सारे के सारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो सब स्टेट के अंदर में आते हैं। खाली खरीदारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई के द्वारा। तो अब ये किसान कह रहे हैं कि ये सारी की सारी खरीदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर ले। अरे भाई इतना नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीजें आप बोल रहे हो, फिर एक तो आप ये भी आपको होगा कि भाई आराम से हमें एक समर्थन मूल्य मिल जाता है तो हम बाकी क्रॉप्स को नहीं ग्रो करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी चाहती है, मतलब जो जो किसान एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा करें कि इनको धीरे 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 ये चावल और गेहूं के अलावा जो और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनके ऊपर लाया जाए। बट वही है, आई मीन दिस इज व्हाट इट इज। तो मुझे नहीं लगता कि वो फार्म बिल भी कोई बेकार था या खराब बिल था, खराब लॉ था। सारे के सारे एक्सपर्ट कहते थे कि उसको स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए था, मगर पॉलिटिकल प्रेशर में आके मोदी जी ने किया, क्योंकि मैटर कहीं से कहीं जा सकता था। So I don't think there's a genuine that was very genuine demand. There was genuine grudge. दो अलग अलग चीजें हैं कि जेन्युइन चिंता हो चुक सकती थी क्योंकि गवर्नमेंट अपनी बात बता नहीं पाई और बाकी लोग अपनी बात जो किसान थे उनको वो कन्विंस कर गए। अब इस बार गवर्नमेंट एडामेंट है, गवर्नमेंट कह रही है माने नहीं देंगे आपको बॉर्डर पे, और ये फिर ये जो है कि बैठ गए तंबू लगा लिया, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो एक तरीके का वो चल रहा है स्ट्रगल यूपी और पंजाब के बॉर्डर पे, दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर पे। जी बिल्कुल, लेकिन ये कितने दिन चलने वाला है? क्या इलेक्शन से पहले इस तरह की चीजें, यकीनन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट परेशान तो होगी। वैसे तो खैर बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, जिसमें मोदी जी जो है वो अबू धाबी में जो मंदिर है उसकी इनॉग्रेशन के लिए भी गए हैं, और भी कई चीजें हो रही हैं। लेकिन इस तरह की चीजें आपको लगता है कि कोई मैटर करती हैं गवर्नमेंट को या पब्लिक को, कि वो वोटिंग के वक्त जो है कोई प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कुछ नहीं, ये रूटीन का काम है, आएंगे और चले जाएंगे? रूटीन तो नहीं है ना, क्योंकि जिस जगह नहीं पे मतलब आए ये हैं मैटर पब्लिक। नहीं करते, आई मीन ये मैटर नहीं करते इस तरह की चीजें, इस तरह के नहीं, जो मैटर इवेंट्स होते बिल्कुल हैं। करते हैं। हाँ। ये कह देना कि मैटर नहीं करते हैं तो बहुत इंसेंसिटिव हो जाएगा। मगर मगर जो ये डिमांड रख रहे हैं, अब मैं कोई कृषि लॉ का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये डिमांड रखने का तरीका सही नहीं है। यू कैन नॉट होल्ड गवर्नमेंट बाय द कॉलर एंड से दैट कि ऐसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ये तरीका नहीं होता है। आपकी डिमांड है, जेन्युइन है, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, कमेटी में बैठिए, उसके बाद देखिए अगर गवर्नमेंट, क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर वो डिमांड जेन्युइन होती तो मोदी जी मान लेते। मोदी जी इस तरीके के हठधर्मी करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये पॉलिटिकली मतलब चार्ज ज्यादा लगता है। बट अगेन मैं इसको कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं दिखता। ये इलेक्शन के समय में के लिए आया गया है। अगर वो होगा भी तो 1-2 साल रहे, 1-2 महीना रहेगा। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा ये बबल हो जाएगा, क्योंकि सारे इंडिया में कहीं नहीं है ना एक ही तरीके के, एक ही जगह के किसान के पास है। आपको पता है हमारे यहाँ जो ये है, ये मंडियां होती हैं, कृषि मंडियां। हर स्टेट की अलग अलग मंडी होती है। सब स्टेट नहीं देते हैं अपनी अपनी मंडी में, जिसे कह लीजिए एमएसपी, किसी किसी मंडी में मिलता है। तो ये स्टेट से डिस्कस करना चाहिए रादर देन सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पे चढ़ाओ। आपको स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जो कृषि उत्पाद मंडी होती है जहां पे सामान बेचे जाते हैं, एपीएमसी कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटी, तो उसमें वो लोग आकर के अपना बात रख सकते थे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म इसीलिए बना है ना। सब कुछ अगर रोड पे तय हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की क्या जरूरत है, कोर्ट्स की क्या जरूरत है, मिनिस्ट्रीज की क्या जरूरत है, डिपार्टमेंट्स की क्या जरूरत है। तो ये मोदी के ऊपर चढ़ाना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये जाना चाहिए था पहले स्टेट गवर्नमेंट में, बट देखिए क्या होता है। आई थिंक ये 1-2 महीने का है, इलेक्शन के साथ हट जाएगा। महीने चलेगा, मतलब मैं तो सोची थी शायद ये तो 1-2 वीक्स में ये निकल जाएंगे, लेकिन 1-2 महीने चलने वाला है। नहीं, मुझे जो लगता है जिस तरीके की तैयारी और टसल और ये जो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं,
तब तक तो ये रहेंगे ही, जब तक इलेक्शन का इधर उधर नहीं हो जाता ये आएंगे। हालांकि इसका इसका और ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि सब गलती होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है इस बारे में, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा। लेकिन मेरा जो मैं अपनी अगर अंतरात्मा की बात कहूं, जो इतनी मेरी समझ है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, इसमें कोई सब्सटेंस मुझे नहीं लगता, विद द कैवेट दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अगर हम लास्ट में बात करें थोड़ी सी मंदिर के ऊपर, जो अबू धाबी मंदिर को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, पीएम मोदी की स्पीच भी आई है, अरबी में बात कर रहे हैं। आई डोंट नो मोदी जी खुद बात कर रहे हैं या डब किया गया है। आई थिंक खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने लगाया था ट्विटर पे, तो मैंने वो देखा है। मैंने खुद बात तो किया, उन्होंने खुद बोला, वो सेंटेंस उन्होंने मेमोराइज कर लिया था। हाँ, तो बड़ा मतलब मुझे तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मैं तो देख रही हूँ कि कब दोबारा मैं जो है यूएई की तरफ जाती हूँ, तो डेफिनेटली मैं अबू धाबी जाके और ये मंदिर भी देखना चाहूंगी। तो कैसा लग रहा है आपको कि मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया है? तो क्या मतलब एज अ इंडियन आपकी क्या फीलिंग है? मेरी फीलिंग बहुत अच्छी है, और ये जितना क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कल बताया कि वो 2015 में जब पहली बार अबू धाबी आए थे, और किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का 30 साल बाद का ये विजिट था, तो उनसे वहां के अबू धाबी में रहने वाले कुछ लोगों ने बोला कि, भारतीयों ने बोला कि अगर एक मंदिर बन जाता है यहाँ पे तो हमारा बड़ा वो हो जाता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के रूलर्स को बोला कि अगर आप हमारे लोगों को मंदिर बनाने देंगे तो बड़ा ये वो आपका ग्रेटफुल होंगे हम लोग, आपका अभिवादन करेंगे। तो उस वहां के जो रूलर थे उन्होंने कहा कि मोदी जी आप जिस जमीन पे हाथ रख देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। और फिर लोगों ने उस जमीन को आइडेंटिफाई किया वहां पे, फिर मोदी जी और जो रूलर थे उन्होंने सहयोग किया, और ये भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जीत नहीं है, ये जितनी जीत प्रधानमंत्री मोदी की है, उतना ही जीत जो वहाँ के रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, या जो वहाँ के रूलर हैं अबू धाबी के, उन दोनों की ये जिसे कह लीजिए इट्स अ बिग हार्ट दैट दे हैव शोन, और इट्स अ गुड थिंग फॉर ह्यूमैनिटी। तो दोनों लीडर्स को, दो यूएई के लीडर्स को और इंडियन लीडर्स को, इसके लिए ये प्रधानमंत्री को और शेख मोहम्मद बिन जायद को साधुवाद, इन दोनों को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया और ये दो सिविलाइजेशन का मिलन हुआ। तो सर आपको लग रहा है कि गल्फ में कोई चेंजेस आ रहे हैं? मतलब गल्फ कंट्रीज में, पाकिस्तान की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन गल्फ कंट्रीज में चेंजेस आ रहे हैं। सऊदी अरब ने इनवाइट किया आपकी यूनियन मिनिस्टर को, और साथ ही अब यूएई में जो है वो मंदिर बनाए। यूएई में वैसे मैंने सुना था कि वो इजराइल में जो लोग होते हैं, यानी जूइश जो है, उनकी भी कोई बनाई गई है, क्या कहना चाहिए, टेम्पल या कुछ, वो भी बन रहा है। तो लगता है आपको कुछ चेंजेस आ रहे हैं गल्फ में? भाई सऊदी अरेबिया जो है उसने योग को अपना पार्ट बना दिया है करिकुलम का। अभी वो योगा कंपटीशन करवा रहे हैं सऊदीया में। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने लिकर यानी अल्कोहल को लेजिटिमाइज कर दिया फॉर नॉन मुस्लिम्स ऑफ सऊदी अरेबिया। उसके बाद उन्होंने स्मृति ईरानी जी को बिना सर पे क्या कहते हैं अबाया लिए हुए, ही अलाउड हिम हर टू कि उनको वहां पे जो सबसे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस थी आफ्टर मक्का, मदीना में उनको उन्होंने विजिट करने दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने साफ साफ कह दिया कि हम हदीसों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट के डेथ के 200 साल बाद कंपाइल किया गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान साहब फ्यूचरिस्टिक सिटी का निर्माण कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब इजराइल, इंडिया और यूरोप के कनेक्टिविटी रोड पे काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा है कि इंडिया में हम जो है आईपीएल में अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं। इंडियन इन्वेस्टर को वो सऊदी अरेबिया में इनवाइट कर रहे हैं। सो क्या नहीं दिख रहा है लोगों को कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदिया को कहां ले जाने? अगर ये नहीं दिख रहा है किसी को, तो फिर आंखें बंद करके तो कहते हैं ना कि बालू में सर गाड़ दीजिए। वो इतना बड़ा बड़ा डिसीजन, भाई महिलाओं को गाड़ी चलाना अलाउ कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, नाउ विमेन कैन ड्राइव कार। उसके बाद विमेन कैन वर्क इन द सो मेनी स्फीयर, अकेले जाके और वो अकेली हज उम्र के लिए भी अकेली जा सकती हैं। वो तो खैर इंडिया में पहले भी उन्होंने कर दिया था, जब मोदी जी आए थे तभी उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था कि बिना मेहरम के भी वो आप अलाउ कीजिए इंडियन वुमेन को, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। मोहम्मद बिन सलमान साहब बहुत विजनरी आदमी है। देखिए मैंने कहा ना, मेरा ये मानना है कि इस्लाम जो है पहले अरबों के हाथ से निकला तो तुर्कों में गया, तुर्कों के पास, तुर्कों ने उससे दुनिया की बैंड बजाई।
ठीक है, फिर तुर्कों से लिया उसको मूर्खों ने, ठीक है ना। तो वो अपने तरीके से वो हर जगह छाती पीटते रहेंगे कि हम तो ये कर देंगे जी, ये कर देंगे। एक मैं आपके मौलाना साहब को देख रहा था, हिंदू 2024 से खत्म, हिंदू मैं हैरान रह गया, मैंने कहा मैंने भी लगाया था साहब वो मौलाना साहब का, वो कभी, कार्टून है वो। हाँ अच्छा आप जानती है वो वीडियो, मुझे होगा तो भेजिएगा, वो मौलाना साहब हाँ, का मैं मेरे ढूंढ पास रहा है, था। मैंने भेजा फ्राई में लगाया था उनका। वो तो अच्छा वो एपिसोड नंबर बता दीजिएगा आप, मैं लगे थे वो तो हाँ मेरा 2024 हिंदू खत्म भारत भी खत्म, मंदिर भी खत्म, पता नहीं वो हाँ, तो पागल है, ये आई मूर्खों डोंट का नो। इस्लाम है, ये मूर्खों का इस्लाम है, आप समझ रही है ना। जी तुर्कों ने इस्लाम से दुनिया जीती, हाँ। अरबों ने इस्लाम से अपने समाज का निर्माण किया, मूर्खों ने अपने इस्लाम से सिर्फ नफरत फैलाई, सिर्फ बिल्कुल नफरत। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने है। इस्लाम का वो रूप प्रोड्यूस दुनिया को दे दिया जो कि आज दुनिया के लिए पहचान नहीं हो रहा है। कहीं आप तुर्कों को देखती हैं कि दुनिया भर में जाके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, तुर्क नहीं करते सब काम, ये काम बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ हो रहा है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े बिल्कुल जा रहे ऐसा हैं? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को नफरत का टूल बनाया हुआ है। ऐसा ही है, तो ऐसा इनको ही है। इस्लाम से नफरत करना है, हिंदू से नफरत करना है, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी हिस्ट्री से, अपने पहचान से, सबसे नफरत करना है। पाकिस्तानी किससे प्यार करता है? जो एक एकदम कट्टरवादी पाकिस्तानी है, उसको अमेरिका से प्रॉब्लम है, उसको वेस्ट से प्रॉब्लम है, उसको इंडिया से प्रॉब्लम है, उसको अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है। असल में वो खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद है, यस, खुद अपने आप में प्रॉब्लम है। इस वजह से जिस दिन अपने अंदर की प्रॉब्लम खत्म कर लेंगे उस दिन सही हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और अब आप जाके पूजा करेंगे तो प्लीज मुझे भी याद रखिएगा। डन डन। पूजा तो Thank मैं you. नहीं, मैं तो पूजा में पार्ट लूंगा, मुझे बच्चों ने हाँ बुलाया था। लेकिन दुआ तो पढ़ते हैं ना, तो जी दुआ जी, में नहीं बस मैं याद दुआ तो नहीं रखिएगा। करता, मगर मैं जरूर आपको, आपके लिए जरूर विश करूंगा। मैं मैं दुआ पे मैं बड़ा बिलीव रखती हूँ, मैं हर जगह मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे, हर जगह जाके दुआ पढ़ती हूँ, तो नहीं, इसलिए मैं बल्कि जाता जरूर हूं, पर मेरा दुआ में कोई भरोसा नहीं है। तो मैं मैं डेली कर्म मैं डेली मैं लॉर्ड बुद्धा के स्टेचू के सामने भी दुआ पढ़ती हूँ। अब अगर मुझे सोचिए आरजू जी, दुआ में दम होता तो मौलाना साहब ने तो गायब कर दिया था हम लोग को, आप समझ रही है ना ऐसा नहीं है, ऊपर वाला कभी कभी सुन लेता है। वो किसी ने टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी, इंस्टाग्राम पे, कि मेरे टाइम पे हेडफोन लगा लेता है ऊपर वाला, मेरी दुआएं सुनता नहीं है। बाकी सबकी दुआएं सुनता है, तो मुझे इस वक्त दुआ की बहुत तो भाई जरूरत हमको और है। आपको बोलना पड़ेगा कि वो मौलाना साहब का नाम सुन ले, उन्होंने तो कहे 2024 है गायब है गायब, तो उन्होंने उनकी दुआ पढ़ ली गई, सुन ली गई, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई नहीं सुनता, नहीं सुनता। वो बड़ा पुराना सॉन्ग था, ब्लैक एंड व्हाइट, आई डोंट नो 50s का के कब का। वो आसमान पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो हाँ, इस तरफ देखता है कम। तो वही हाल है या, कि या, आसमान पे है खुदा और जमीन पे हम, हमारी वो कोई नहीं सुन रहा। थैंक यू सो मच, क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू जी, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय बाय।